नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत डॉक्टर बहादुर नंदन जी की बुक से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिया को विस्तृत रूप से जानेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं तो उन सभी पहलुओं को भी ट्रिक की सहायता से याद करेंगे, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, क्रिया, बात करें क्रिया की तो सबसे पहले हम क्रिया के कार्य और भेद को जानेंगे। क्रिया का काल के साथ क्या संबंध है इसे देखेंगे और इसके साथ ही क्रिया के पक्ष और क्रिया का पद परिचय भी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करें क्रिया कार्य और भेद। क्रिया कार्य और भेद के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर क्रिया का क्या अर्थ है या क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए या पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो मोटे रूप में हम लोग यही जानते आए हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए अथवा समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ने से पढ़ना एक कार्य है, तो पढ़ना कार्य का होना पाया जाता है। इसी प्रकार से खाना पीना जाना इत्यादि क्रिया हैं जिनके द्वारा किसी न किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या समझा जाता है। बात करें क्रिया की तो क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके जो रूप हैं लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ये हिंदी की अपनी विशेषता है। बात करें धातु की तो कई बार तो प्रश्न ये पूछा है कि धातु किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, धातु की बात करें तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम लोग धातु कहते हैं, यानी कि धातु से ही क्रिया बनती है, आप इसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो धातु क्या है? क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय हैं सभी रूपों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो मोटी बात आपने यही पकड़ी है कि क्रिया का मूल रूप धातु है और धातु क्या है? क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। तो तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें ही धातु कहते हैं। उदाहरण के अर्थ में आप देख सकते हैं कि पढ़ना क्रिया को ले लीजिए, इसमें ना प्रत्यय लगा है जो मूल धातु पढ़ में ना लगा है, ठीक है ना। तो मूल धातु पढ़ हो गया और क्रिया बनी पढ़ना। इस प्रकार पढ़ना क्रिया की धातु जो है पढ़ धातु है। इसी प्रकार खाना क्रिया की खा धातु में ना प्रत्यय लगा है। हिंदी में क्रिया का जो सामान्य रूप है मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है, यानी कि जो मूल धातु है ना, उसमें ना लगाने से क्रिया बनती है। क्रिया का जो मूल रूप है उसे धातु कहते हैं और उसी धातु में जब ना लगा देते हैं तो क्रिया बन जाती है। जैसे चल एक धातु है, यानी क्रिया का मूल रूप है, इसमें जैसे आपने ना लगाया बन गया चलना। देख क्या है? एक धातु है या क्रिया का मूल रूप है, ना लगाने से बन जाता है देखना। तो इन समान रूपों में ना हटाकर धातु रूप ने प्राप्त किया जा सकता है। तो धातु की यह एक मोटी पहचान है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। हिंदी में जो क्रियाएं हैं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। जैसे एक शब्द है आपका काम और काम में आना लग गया तो क्रिया बन गई कमाना। चिकना एक शब्द है बिल्कुल जिसे आप विशेषण कह सकते हैं और उसमें आना लग गया तो क्रिया बन गई चिकनाना। इसी प्रकार से दोहरा है ना, एक शब्द है और दोहरा में आना लग गया तो क्रिया बन गई दोहराना। इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। बात करते हैं धातु के भेद की तो व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती हैं, है ना। यानी कि व्युत्पत्ति कह सकते हैं अथवा शब्द निर्माण कह सकते हैं। तो व्युत्पत्ति और शब्द निर्माण के आधार पर धातु दो प्रकार की होती हैं। पहला है मूल धातु और दूसरा है यौगिक धातु, ठीक है ना। अब मूल धातु क्या है? बोले मूल धातु स्वतंत्र होती हैं, यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती हैं। जैसे खा, देख, पी, है ना। खा एक मूल धातु है, खा में लग जाता है ना तो हो गया खाना।
पी है, पी में ना लग गया पीना हो गया, पी में आ लग गया पिया हो गया, देख में ना लग गया देखना हो गया, देख में आ लग गया देखा हो गया। तो आपने जो देखा कि मूल धातु है ना, यही आप देख सकते हैं। ठीक है ना। यौगिक धातु की बात करें तो जब यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है, जैसे खा में आपने ना लगाया खाना हो गया, और खा में आपने ला लगाया यानी कि खिला, पढ़ना से बन गया पढ़ा। तो इस प्रकार जो धातुएं देखी जाए तो अनंत हैं। कुछ एक अक्षरी वाली होती हैं और कुछ दो अक्षरी होती हैं, कुछ तीन अक्षरी होती हैं और कुछ धातुएं चार अक्षरी भी होती हैं। इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि जो यौगिक धातुओं की रचना। अब यौगिक धातुओं की रचना जो है तीन प्रकार से होती है, जिसमें धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है और संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। तो आपने जो यौगिक धातु है, यौगिक धातु के तीन रूप देखा है कि धातु प्रत्यय लगा करके, आपने देखा कई धातु को संयुक्त करके संयुक्त धातु बनी, और आपने संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनती है। ठीक है ना। अब सबसे पहले चर्चा हम लोग करेंगे कि यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं या प्रेरणार्थक धातु कौन है। कह रहे कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं ना कार्य कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एक धातु है काटना। अब काटना क्रिया है, लेकिन काटना क्रिया से बन गया कटवाया या कटवाना। इसी प्रकार से धातु है करना, करना से बन गया कराना या करवाया। ठीक है ना। मोहन मुझसे किताब क्या है लिखवाया, है ना। क्रिया लिखना, लिखना से बन गया लिखवाया। तो इस वाक्य में मोहन कर्ता स्वयं किताब ना लिख करके मुझे यानी कि दूसरे व्यक्ति से लिखने की, है ना, दूसरे व्यक्ति को लिखने की प्रेरणा दे रहा है। इस कारण से इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। माँ ने बच्चे को सुलवाया। ठीक है ना। या ध्यान में रखिएगा, सुलाया नहीं बल्कि सुलवाया, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। शिक्षक ने, है ना, छात्रों से पढ़वाया, है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा कि क्रिया खुद ना करके जब दूसरे से करवाई जाती है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आप कह रहे हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप होते हैं, जैसे गिरना से गिराना और गिरवाना। दोनों क्रियाएं एक के बाद दूसरी, है ना, बिल्कुल प्रेरणा में है। याद रखें, अकर्मक क्रिया में प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक क्रिया कर्म, है ना, लेने वाली हो जाती है। जैसे राम लजाता है ना, तो वह राम को लजवाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और इस तरह के वाक्य परीक्षा में कभी कभी पूछे गए हैं। बाकी जो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं ये सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। तो ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक ही रहती हैं। जैसे मैंने उसे हंसाया। अब मैंने उससे किताब लिखवाई। पहले कर्ता में आपने देखा कि अन्य कर्म को हंसाता और दूसरे में कर्ता दूसरे को किताब लिखने को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार हिंदी में जो प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप चलते हैं। प्रथम में ना का और द्वितीय में वाना का प्रयोग होता है, जैसे हंसना और हंसवाना। ठीक है ना। आपने क्या देखा कि एक तरफ आप देख रहे हैं मूल धातु या क्रिया, दूसरी तरफ द्वितीय और तृतीय प्रेरणा क्रिया। जैसे एक शब्द है, धातु है उठना, तो उठना से उठाना और उठवाना, उड़ना से उड़ाना और उड़वाना, चलना से चलाना और चलवाना, देना से दिलाना और दिलवाना, जीना से जिलाना और जिलवाना, लिखना से लिखाना और लिखवाना। इसी प्रकार से जगना से है जगाना और जगवाना, सोना से सुलाना और सुलवाना, और पीना से पिलाना और पिलवाना आदि द्वितीय और तृतीय जो है प्रेरणार्थक क्रियाएं आप देख सकते हैं। अगला जो भेद है क्रिया का, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुएं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक धातु हों और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना और चलाना,
हंसना और हंसाना, चलना और चल देना आदि यौगिक क्रियाएं हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। अगला जो धातु का भेद है नाम धातु। और नाम धातु को दिमाग में आप रख लीजिएगा कि कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाम धातु का उदाहरण है। ठीक है ना। तो आप दिमाग में रखिएगा कि जो धातु संज्ञा या विशेषण में से बनती है ना, उसे नाम धातु कहते हैं। यानी कि संज्ञा या विशेषण की सहायता से बनने वाली धातु को या क्रिया को हम लोग नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा है हाथ, अब हाथ से हथियाना होता है, हथियाना क्रिया है तो नाम धातु है। इसी प्रकार बात से बतियाना, लात से लतियाना, नज़र से नजराना, फिल्म से फिल्माना, ये सब जो है जो रूप आप देख रहे हैं नाम धातु के रूप हैं। लाठी से लठियाना भी होता है। ठीक है ना। विशेषण से बात करें तो कुछ ऐसी धातुएं हैं जो विशेषण की सहायता से बनती हैं, जैसे चिकना से चिकनाना और गर्म से गर्माना। ठीक है ना। ये सब नाम धातु के उदाहरण हैं। अगला जो भेद है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, यानी कि ऊपर व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर क्रिया के भेद बताए गए हैं तो रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। एक है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। बात करें सकर्मक क्रिया की, जिसे आप कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। क्या होता है? सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सा धन कर्मक, सा माने सहित है, कर्मक माने कर्म, जिस क्रिया को उसे हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है ना। तो आपने मोटी बात देखी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म हो या ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु आप उसे कहते हैं कर्म पर पड़े, अर्थात कर्म पर पड़े, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में श्याम आम खाता है। श्याम क्या खाता है? उत्तर मिल गया आपको, आम खाता है। तो क्रिया से प्रश्न करने पर क्या या किसको जो उत्तर मिल जाए वही क्या है? बिल्कुल कर्म है। और अगर कर्म है तो बिल्कुल सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो वाक्य में श्याम करता है, खाने की क्रिया उसका मूल कृत रूप संबंध है। अब प्रश्न होता है कि क्या खाता है, तो उत्तर मिलता आम। तो इस तरह आम का सीधा खाने से संबंध है, अतः आम कर्म कारक है। यहाँ श्याम के खाने का जो फल आम पर अर्थात कर्ता पर पड़ता है, इसलिए खाना क्रिया जो है सकर्मक है। कभी कभी सकर्मक क्रिया का जो कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है। अब वह गाता है तो कुछ गाता होगा, गीत गाता होगा, गज़ल गाता होगा, है ना, भजन गाता होगा, कुछ गाता होगा, यानी कि कर्म जरूर होगा। दूसरा वाक्य वह पढ़ता है, अगर वह पढ़ता है तो कुछ पढ़ेगा जरूर, चाहे किताब पढ़े, पुस्तक पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, हिंदी पढ़े, है ना, तो कुछ पढ़ता होगा, इसमें कर्म छुपा है। तो यहाँ गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हैं, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। ठीक है। अगला जो भेद है वो अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की बात करें, आ धन कर्म धन, आ धन कर्मक क्रिया। आ माने नहीं है, कर्म माने जिसमें ऐसी क्रिया, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रिया का जो कर्म, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है और क्रिया का व्यापार, है ना, व्यापार और फल जो है दूसरे पर ना पड़ करके कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए श्याम सोता है। अब श्याम क्या सोता है, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, श्याम सोता है। सोना क्रिया अकर्मक है, ध्यान में रखिएगा। तो सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे कुछ सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान आपको करनी है, तो कैसे करेंगे? एक सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या और किसे, क्या किसे या किसको आदि प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है ना, तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है और ना मिले तो अकर्मक होती है। ठीक है ना। क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या, किसे और किसको। उदाहरणार्थ आप देख सकते हैं कि मारना, पढ़ना, खाना, इन क्रियाओं से में आप क्या या किसे प्रश्न लगाकर पूछेंगे तो इसके उत्तर आपको इस प्रकार से हो सकते हैं। प्रश्न है किसे मारा, उत्तर आपको मिला किशोर को, तो देखिए किशोर कर्म हो गया। क्या खाया, उत्तर मिला खाना खाया।
क्या पढ़ता है? उत्तर मिला किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे किताब आपको कर्म मिल गया। क्या पढ़ता है? किताब। क्या खाया? खाना। खाना कर्म है। किसे मारा? किशोर को। तो इन सब उदाहरणों में आपने देखा कि जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके जो भेद का निर्णय किया जाता है। एक तरफ आप अकर्मक और दूसरी तरफ उसके सकर्मक रूप को आप देख सकते हैं कि उसका सिर खुजलाता है, ठीक है ना, अकर्मक है, लेकिन वह अपना सिर खुजलाता है तो यहाँ पे सकर्मक हो जाता है। बुध मुझसे घड़ा भरता है लेकिन मैं घड़ा भरता हूँ। मैं क्या भरता हूँ? मैं घड़ा भरता हूँ। मैं क्या खजुलाता हूँ? मैं सिर खजुलाता हूँ। इसे ध्यान में रखिएगा। तुम्हारा जी ललचाता है, अकर्मक है, लेकिन ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचवाती है, इसे ध्यान में रखिएगा, तुरंत सकर्मक हो जाता है। जी घबराता है और विपता से मुझे, है ना, विपता मुझे घबराती है। वह लजा रही है और वह तुम्हें लजा रही है। तो इन सब बातों का ध्यान आप रखिएगा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया के रूप आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। आगे द्रष्टव्य है, इन्हीं कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, देखने योग्य हैं कि जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभय विधि धातु कहते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो सकर्मक अकर्मक दोनों में जिनका प्रयोग होता है उसे उभय विधि धातु कहते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। तो क्रिया के जो भेद की बात करते हैं इस प्रकार से द्विकर्मक क्रिया भी आप देख सकते हैं कि कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली और दो कर्म वाली होती हैं। जैसे राम ने रोटी खाई, तो राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कर्म एक ही है, रोटी। किंतु मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इसमें दो कर्म हैं, एक लड़के को और दूसरा वेद को, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो द्विकर्मक क्रियाएं भी आप देखने को पाएंगे। अगला जो क्रिया का भेद है इसे आप कहते हैं संयुक्त क्रिया, यानी कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे घनश्याम रो चुका, यहाँ पे देखिए रो और चुका, ठीक है ना। किशोर रोने लगा, तो किशोर रोने और लगा दो क्रियाएं हैं। वह घर पहुंच गया, तो वह घर पहुंच और गया। इन वाक्यों में रो चुका, रोने लगा, पहुंच गया आदि संयुक्त क्रियाएं हैं। तो विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं, किंतु संयुक्त क्रियाएं इनसे भिन्न हैं, क्योंकि जहाँ एक और साधारण क्रियापद हो, रो, सो, खा इत्यादि धातुओं से बनते हैं, वही दूसरी ओर संयुक्त क्रियाएं होना, आना, जाना, रहना, रखना, उठाना, लेना, पाना, पढ़ना, डालना, सकना, चुकना, लगना, करना, भेजना, चाहना इत्यादि क्रियाओं के योग से बनती हैं। इसका भी ध्यान आप रखिएगा। इसके अतिरिक्त बता रहे हैं कि सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे अकर्मक क्रिया से लेट जाना, गिर जाना, सकर्मक क्रिया से बनेगा बेच लेना, काम करना, बुला लेना या मार देना, ठीक है ना। तो संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्राय प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें सकना जो आप देख रहे हैं, सकना क्रिया पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। तो हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। अब संयुक्त क्रिया के कुछ भेद हैं, और अगर भेद की बात करें तो अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद हैं, जिनमें पहला है आरंभ बोधक क्रिया, है ना। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया का आरंभ होने का बोध होता हो उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं, है ना। बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आरंभ बोधक, है ना। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध हो उसे आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा तो पढ़ने और लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा, खेलने और लगा, इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो संयुक्त क्रिया का भेद है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, यानी कि जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता या व्यापार की समाप्ति का बोध हो वह समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह खा चुका, खा और चुका है, वह पढ़ चुका है, पढ़ और चुका है। तो धातु के आगे चुकना
जोड़ने से समाप्ति बोधक के संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। ठीक है ना। और तीसरा बात करें संयुक्त क्रिया का जो भेद होता है वो है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, है ना, कि जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, वह अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह मुश्किल से सो पाया, है ना, मुश्किल से सो पाया, जाने ना पाया, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, यानी कि जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है ना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। अब जैसे मुझे जाने दो, जाने और दो क्रिया है, मुझे बोलने और दो, तो यह क्रिया देना धातु के योग में युग से बनती है। आगे जो अगला संयुक्त क्रिया का भेद है, यानी कि पांचवा है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। क्या है कि जिससे कार्य की नित्यता, उसके बंद ना होने का भाव प्रकट हो, वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया, तोता पढ़ता रहा, तो मुख्य क्रिया के आगे जाना रहना जोड़ने से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। इसका भी ध्यान आप रखिएगा। छठा भेद है संयुक्त क्रिया का कि आवश्यकता बोधक क्रिया, है ना, ऐसी संयुक्त क्रिया जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है ना, तुम्हें यह काम करना चाहिए। साधारण क्रिया के साथ पढ़ना, होना या चाहिए क्रियाओं को जोड़ने से आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। सातवां भेद है संयुक्त क्रिया का कि निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। कौन कह रहे हैं कि जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध हो, उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो। तो इस प्रकार की क्रियाओं में पूर्णता और नित्यता का भाव वर्तमान है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आप भेद जो आठवां है इच्छा बोधक क्रिया की बात करते हैं, तो इससे क्रिया के करने की जो इच्छा प्रकट होती है ना, जैसे वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ, तो क्रिया के साधारण रूप में जब चाहना क्रिया जोड़ने से इच्छा बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। ठीक है ना। अगला यानी कि नौवां भेद है, क्या है, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, है ना, इससे क्रिया के करने का अभ्यास का बोध होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया बनती हैं। जैसे यह पाठ करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ, तो करता है, करते हैं, करता हूँ आदि लगाने से, है ना, जो क्रिया बनती है वो अभ्यास बोधक क्रिया होती है। 10वां है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। क्या है कि इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं चल सकता हूँ, वह बोल सकता है, इसमें सकना क्रिया जोड़ दी जाती है और सकना क्रिया जोड़ करके क्या बनता है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। इसे ध्यान में आप रखिएगा। 11वां और अंतिम भेद है कि पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। अब पुनरुक्त संयुक्त क्रिया क्या है कि जब तो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, वह यहाँ पर आया जाया करता है, पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं पुनरुक्त, मिलते जुलते, आया जाया, पढ़ा लिखा, है ना। तो ये पुनरुक्त है और पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्रिया का अगला जो भेद है सहायक क्रिया। बात करें सहायक क्रिया की, तो सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक होती हैं। तो हिंदी में इन क्रियाओं का व्यापक प्रयोग होता है। इसके हेर फेर से क्रिया का जो काल है वो बदल जाता है। जैसे वह खाता है ना, वह खाता है, मैंने पढ़ा था, तुम जगे हुए थे, वे सुन रहे थे। ठीक है ना। तो इनमें आपने देखा कि खाना, पढ़ना, जगना और सुनना मुख्य क्रियाएं हैं।
क्योंकि यहाँ क्रियाओं के अर्थ की प्रधानता शेष क्रियाएं जैसे है, था, हुए थे, रहे थे, सहायक क्रियाएं हैं। तो ये मुख्य क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती हैं। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगला जो क्रिया का बोध है जिसे हम लोग कहते हैं नाम बोधक क्रिया। क्या है? कह रहे संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा प्लस क्रिया, है ना, भस्म करना, है ना, क्रिया क्या बना? भस्म करना, भस्म करना। विशेषण और क्रिया दुखी और होना, है ना, निराश होना। तो इसे ध्यान में रखिएगा, इसे नाम बोधक क्रिया भी कहते हैं। दृष्टव्य है क्या कि नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और नाम बोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती हैं। दोनों में यही अंतर है, इसका ध्यान रखिएगा। तो कह रहे जो नाम बोधक क्रियाएं हैं वो संज्ञा सर्वनाम के साथ योग करके बनती हैं और संयुक्त क्रियाएं जो होती हैं वो दो क्रियाओं के योग से बनती हैं। इसका ध्यान आप रखिएगा। आगे है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया की बात करें तो परिभाषा के रूप में आप कह सकते हैं जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें क्या है कि नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इसमें नहाने की क्रिया के समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्रिया का भेद है उसे आप कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा, है ना। क्रियार्थक संज्ञा क्या है कि जब किसी संज्ञा की तरह व्यवहार में आए, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देश के लिए मरना अच्छा है, तो ये क्रियार्थक संज्ञा के रूप में क्रियाओं का प्रयोग होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे वाच्य की बात करते हैं तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है ना, इनमें किसके अनुसार क्रिया पुरुष वचन आदि आए हैं। ठीक है ना। तो इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया लिंग वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार होंगे अथवा भाव के अनुसार होते हैं। तो दिमाग में रखिएगा, वाच्य का मतलब यही होता है कि वाक्य को कहने का ढंग, अर्थात क्रिया में किसकी प्रधानता है, कर्म की, कर्ता की अथवा भाव की। तो जिसकी प्रधानता होगी उसी के अनुसार उसका वाच्य भी होता है, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य। इसे आप दिमाग में रखिएगा। अब वाच्य के प्रयोग की बात करें तो वाक्य में क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। अब ऐसा देखा जाता है कि वाक्य की क्रिया का लिंग वचन एवं पुरुष कभी कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है, कभी कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है, लेकिन कभी कभी वाक्य की क्रिया कर्ता तथा कर्म के अनुसार ना होकर के एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की होती है। ये ही प्रयोग है। अतः प्रयोग तीन प्रकार के होते हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मण प्रयोग और भाव प्रयोग। इसे दिमाग में रखिएगा। अब कर्तरी प्रयोग में जब वाक्य की क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्ता के वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। जैसे मोहन अच्छी, है ना, मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। कर्मण प्रयोग की बात करें तो जब वाक्य क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन के अनुसार हो तब कर्मण, जैसे सीता ने पत्र लिखा। इसे ध्यान में रखिएगा। और तीसरा है भाव प्रयोगी, जब वाक्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना हो करके एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष के हों तो भाव प्रयोग इसमें होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। तो इसका ध्यान में आप रखिएगा। वाच्य के भेद की बात करें तो उपयुक्त प्रयोग के अनुसार वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य का कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है। यहाँ जो कर्ता के अनुसार रूपांतरित ना होकर के कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है। मैं
पानी पीता हूँ के स्थान पर मुझसे पानी पिया जाता है। लिखना गलत होगा। तो यहाँ निषेध का के अर्थ में यह लिखा जा सकता है कि मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता है। भाववाच्य की बात करें तो क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव के प्रधानता का बोध हो। तो क्रिया भाव का जो प्रधानता का बोध होगा उसे भाव कहेंगे। तो राम से टहला भी नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, तो इन सब वाक्यों में भाववाच्य हैं। अब इन वाक्यों में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रियाएं ही अधिक प्रधान होती हैं। अब टिप्पणी के रूप में यहाँ द्रष्टव्य है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होगी और भाववाच्य में अकर्मक होती है। आगे काल की बात करें तो क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण और अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। तो काल के 3 भेद होते हैं, आप जानते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल की बात करें, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, जैसे वह खाता है, यहाँ खाने का व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है। वर्तमान काल की बात करें, वर्तमान काल के कुल 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध और संभाव्य। ठीक है ना। सामान्य वर्तमान काल क्या है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे वह आता है, वह देखता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तात्कालिक वर्तमान काल की बात करें, इससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे वह पढ़ता है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, इसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल की बात करते हैं तो इससे वर्तमान काल में कोई कार्य पूर्ण की सिद्धि का बोध होता है, यानी कोई कार्य वर्तमान काल में हो गया है, वह आया है और लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। संदिग्ध वर्तमान काल की बात करें तो जिससे क्रिया के होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल में संदेह हो जाता है। राम खाता होगा, है ना, अथवा वह पढ़ता होगा, इसे दिमाग में रखिएगा, दोनों वाक्य संदिग्ध हैं। संभाव की बात करें तो इसमें वर्तमान काल का में काम पूरा होने की संभावना रहती है, वह आया हो, है ना, वह लौटा हो, तो दिमाग में रखिएगा। भूतकाल की बात करें तो क्रिया की जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। लड़का आया था, वह खा चुका था, मैंने गाया। अब भूतकाल में 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत। और छठा है हेतुमत भूत। सामान्य भूत की बात करें तो जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, जैसे मोहन आया, सीता गई। आसन्न भूत की बात करें तो इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, जैसे मैंने आम खाया है और मैं चला हूँ। तीसरा है पूर्ण भूत, यानी क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया है। जैसे उसने मुरारी को मारा था, वह आया था, ये पूर्ण भूत है। अपूर्ण भूत की बात करें तो जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। जैसे सुरेश, है ना, गा रहा था और गीता सो रही थी। अब संदिग्ध है, इसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। जैसे तुमने गाया होगा, तू गाया होगा, है ना। अगला है हेतुमत भूत, है ना। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी। मैं आता, तू जाता, वह खाता आदि जो है हेतुमत भूतकाल के उदाहरण है। भविष्यत काल की बात करें, भविष्यत काल, है ना, किसे कहते हैं तो भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। वह कल घर जाएगा, है ना, इसका उदाहरण है। भविष्यत काल के 3 भेद हैं जिनमें सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल का है, किससे स्पष्ट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य काल में होगी, है ना, मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, इसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। संभाव्य है, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना है कि संभव है रमेश कल आया, है ना। और हेतुमत की बात करें,
इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है कि वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। अब अगला है क्रिया के जो पक्ष हैं, इन्हीं की क्रिया के रूप। सभी कालों और वाच्यों में क्रिया के विविध और व्यापक रूप हैं, तो यहाँ उनका विस्तार अपेक्षित नहीं है, किंतु नमूने के तौर पर नीचे देखना, क्रिया से कर्मवाच्य और कुछ रूप तीनों कालों में दिए गए हैं, है ना। तो विद्यार्थी इसी आधार पर शेष रूप बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। बात करें तो एक तरफ आप देख रहे हैं पुरुष, उसका लिंग, समान काल, सामान्य भूत और समान भविष्यत काल। देखिए क्या है, मैं उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, देखा, है ना, देखा जाता हूँ, देखी जाती हूँ। एक पुल्लिंग रूप देखा जाता है, स्त्रीलिंग रूप पर देखी जाती हूँ। समान भूत में देखा गया, देखी गई। संभाव्य में भविष्य में देखा जाऊंगा, देखी जाऊंगी। मध्यम में तू देखा जाता है, देखी जाती है, देखा गया, देखी गई, देखा जाएगा, देखी जाएगी। इसी प्रकार से अन्य में देखा जाता है, देखी जाती है, देखा गया, देखी गई, देखा जाएगा और देखी जाएगी। उत्तम में बात करें हम का, तो देखे जाते हैं, देखी जाती है, देखे गए, देखी गई, देखे जाएंगे और देखी जाएगी। इसे भी आप देख सकते हैं। मध्यम में बात करें तो देखे जाते हो, देखे गए, देखे जाओगे, देखी जाती हो, देखी गई, देखी जाओगी। और अन्य की बात करते हैं, वे, है ना, देखे जाते हैं, देखे गए, देखे जाएंगे, देखी जाती है, देखी गई और देखी जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से जो काल के अन्य भेदों के कुछ रूप या उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। संदिग्ध की बात करें, संदिग्ध वर्तमान में, है ना, देखा जाता होगा, देखी जाती होगी और देखे जाते होंगे। संभाव्य वर्तमान में देखा जाता हो, देखी जाती हो और देखे जाते हों। आसन्न में देखा गया है, देखी गई है, देखे गए हैं। पूर्ण भूत में देखा गया था, देखी गई थी, देखे गए थे। संभाव्य भूत में देखा गया हो, देखी गई हो, देखे गए हो। संदिग्ध में देखा गया होगा, देखी गई होगी, देखे गए होंगे। और संभाव्य भविष्य काल में देखा जाऊंगा, देखी जाऊंगी, देखे जाएंगे। आज जो उदाहरण है इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। कभी कभी वाक्य वाले में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। अब बात करें क्रिया का पद परिचय। तो क्रिया का पद परिचय सबसे पहले आप देखेंगे क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल और वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध हो। इतनी बातें बतानी चाहिए। जैसे मैं जाता हूँ। अब मैं जाता हूँ की बात करें तो इसमें जाता हूँ क्रिया है, इसका पदानुक्रम इस प्रकार से होगा। जाता हूँ आकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, समान वर्तमान, है ना। पुरुष की बात करें उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन और मैं इसका करता है। तो इस प्रकार से आप इसका पद परिचय या पदानुक्रम भी आसानी से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।